कभी मैं पीट के आता था, कभी पिट के आता था। सेलेक्ट हुए तो उस टाइम मैं बहुत ही हाईलाइट हुआ कि पूरे वो थोड़ा सा हिसाब किताब तो हुआ। उस टाइम धां-धूं की फाइट होती थी, बस मारो, नॉकआउट करना है। एक बहुत लंबा सफर मेरा संजय लाल दत्ता के साथ रहा और बस उसी गोल्ड मेडल ने आज यहाँ पर पहुंचा दिया मेरे को। मैं अभी तक 55 कंट्रीज में गया हूँ। मतलब वो जो आपने आज तक जिसके लिए बहुत अच्छा काम किया है, उसको बहुत अच्छा दिल से सिखाया है। कभी कभी कुछ ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं जिसकी आप फीस नहीं लेते हो, कभी कभी ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जिसकी चैंपियनशिप में भी आप अपनी जेब से खर्च करते हो, और वो जब आपके बारे में गलत बोलेंगे तो आपको बहुत दुख होगा। तो अब ज़्यादातर शादियाँ ऐसी होती हैं जिसमें शादी के बाद लव होता है। सर वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद सर। सर आपका स्वागत है हमारे कालदेशना न्यूज़ चैनल पर। थैंक्स। और मैं पहले भी आपके चैनल पर आ चुका हूँ, एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू आपने पहले भी लिया है, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपके चैनल कालदेशना के लिए, क्योंकि आप स्पोर्ट्स को बहुत ही प्रमोट करते हैं। इसके लिए थैंक यू एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। सर आप अपने बारे में हमारे दर्शक को बताएंगे? देखिए जी, मैं रजनीश चौधरी, आज की डेट में जनरल सेक्रेटरी हूँ कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, और फुल टाइम कराटे करता हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ कराटे के नाम डेडिकेट की है। दूसरा कुछ काम नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक कराटे सीखना और सिखाना, और कैसे हिंदुस्तान में हम कराटे को डेवलप कर सकते हैं, कैसे कराटे के थ्रू हम अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, बस उसी के लिए मैं काम करता हूँ फुल टाइम। जी सर। सर आपने जब कराटे सीखना स्टार्ट करे थे तब आपकी क्या उम्र हुई होगी? जब मैंने कराटे सीखना स्टार्ट किया था, एट दैट टाइम आई वाज इन 8th क्लास। 8th क्लास से मैंने स्टार्ट किया कराटे, और वो सफ़र आज तक चल ही रहा है। पहले मैं प्लेयर था, प्लेयर के बाद मैं कोच बन गया, कोच के बाद मैं रेफरी बन गया, रेफरी के बाद फिर मैं टूर्नामेंट डायरेक्टर बना इंडिया का, और आज की डेट में मैं नेशनल फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी सर। सर आपने कराटे क्यों सीखना स्टार्ट करे थे? इसके पीछे क्या पर्पस था आपका? देखिए, जब मैं स्कूल में था तो डेली फाइट करता था। अच्छा। कभी मैं पीट के आता था, कभी पिट के आता था। मतलब ये डेली का एक प्रोसेस था, पीटना या पिटना, और फिर उसके बाद आके घर पे भी पिटता था कई बार इसी चीज को लेके। अच्छा। तो कराटे मैंने सीखना इसलिए स्टार्ट किया था कि और अच्छी तरीके से पीटेंगे। मतलब पीछे स्पोर्ट्स का कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं एक अच्छा प्लेयर बनूंगा, कोच बनूंगा, या किसी फेडरेशन के बड़े पद पर आऊंगा। तो बस वो एक इंटरेस्ट था, उसी इंटरेस्ट से मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जैसे ही मुझे 6 मंथ हुए तो मैंने फर्स्ट चैंपियनशिप खेली। वो जो मेरी फर्स्ट चैंपियनशिप थी उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। उसमें मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत ही एनकरेज किया, मेरी फैमिली ने भी किया। उसके बाद फिर एक दौर आया, सिलसिला आया पूरा का पूरा मेडल जीतने का। तो मैंने बहुत सारी चैंपियनशिप अपनी लाइफ में खेली, और भगवान की कृपा रही कि मैं जब भी गया तो मेडल जीत कर आया। क्योंकि प्लेयर हार भी सकता है, जीत भी सकता है, लेकिन मैं हमेशा जीत कर आया। तो एक सफर स्टार्ट हुआ मेरा एज ए स्पोर्ट्समैन। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि हम भी कराटे सीखना चाहते हैं। तो मैंने उनको कराटे सिखाया। सिखाते सिखाते मैं बस पता नहीं कब कोच बन गया, मुझे भी पता नहीं चला। क्या उम्र हुई होगी सर आपकी जब आपने सिखाना स्टार्ट करा था? मुझे लगता है कि 16-17 साल की एज होगी मेरी उस टाइम, 16-17। और तब से मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर बहुत सारे मेडल जितवाए प्लेयर्स को। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल लेवल का सफर स्टार्ट किया। मेरे प्लेयर्स AKF, WKF में भी खेलने के लिए गए। इवन एशियन गेम्स के अंदर मेरे स्टेट से मेरे प्लेयर जब सेलेक्ट हुए तो उस टाइम मैं बहुत ही हाईलाइट हुआ कि पूरे नॉर्थ इंडिया से सिर्फ एक अकेला मेरा ही प्लेयर एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हुआ है। जी सर, आपने अभी बताया कि
आपने जो कराटे सीखे, आपकी लड़ाई स्कूल में काफी ज्यादा होती थी, है ना, इस बार आपने सीखा। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कराटे सीखने के बाद फिर आपकी लड़ाई हुई थी उनसे या नहीं हुई थी? वो थोड़ा सा हिसाब किताब तो हुआ, अच्छा। वो तो पूरा करना ही था। अच्छा। तो सर आपको जो ब्लैक बेल्ट मिली थी उस समय आपकी क्या उम्र हुई होगी? जब मुझे ब्लैक बेल्ट मिली तब मेरी एज 14 या 15 थी। अच्छा, तो सर आप कौन सी ब्लैक बेल्ट, कौन सी डाउन है? देखिए अभी आज की डेट में मैं 7th डैन ब्लैक बेल्ट हूँ, अच्छा, जिसमें मैं 6th डैन वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से हूँ, और मैं अपने स्टाइल से और नेशनल फेडरेशन से 7th डैन ब्लैक बेल्ट हूँ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने चैंपियनशिप कहाँ खेली है इंडिया के अंदर? इंडिया में जब चैंपियनशिप होती थी तो मैंने राजस्थान स्टेट में, पहले मैं राजस्थान, एक्चुअली मेरे फादर एयरफोर्स में थे, ऑफिसर थे एयरफोर्स जोधपुर में, तो वहां पर मैंने कराटे सीखना स्टार्ट किया था। तो मेरा जो कैरियर स्टार्ट हुआ था वो जोधपुर से स्टार्ट हुआ था। वहाँ हमारे सर होते थे लाल सिंह राठौड़, जो कि कराटे सिखाते थे यूनिवर्सिटी में, तो मैंने भी वहीं पर कराटे उनसे सीखना स्टार्ट किया और कई सालों तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। उस टाइम ये टेक्निकल फाइट नहीं होती थी, टच बैक, उस टाइम धां-धूं की फाइट होती थी, बस मारो, नॉकआउट करना है, वो नॉकआउट फाइट खेलते थे उस टाइम। और फुल कांटेक्ट वाली सर? फुल कांटेक्ट की फाइट। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा और फिर टेक्निकल फाइट स्टार्ट हुई, तो टेक्निकल फाइट में मैं कुछ और भी बड़े मास्टरों के संपर्क में आया, जिसके अंदर सेंसेई लाल दरदा, सेंसेई जोजी इब्राहिम, दाई सेंसेई मोसेस तिलक, उन सब से भी मैंने ट्रेनिंग ली और उनके साथ भी मैं लगा रहा। एक बहुत लंबा सफर मेरा सेंसेई लाल दरदा के साथ रहा और बहुत अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, बहुत अच्छा सिखाया भी। उसके बाद जब मैं वहां पर जोधपुर में ही ब्लैक बेल्ट हुआ, ब्लैक बेल्ट के बाद क्योंकि मैं बहादुरगढ़ में हूँ, आई बिलोंग्स टू हरियाणा, तो वापस मैं जब हरियाणा, वहाँ मेरी स्कूलिंग थी, स्कूलिंग के बाद आफ्टर 12th क्लास में अगेन आई बैक टू हरियाणा, और मैंने यहाँ पर फिर जाट कॉलेज है रोहतक में, वहाँ पर मैंने स्टार्ट की मेरी बीएससी, और फिर मेरी स्टडी भी यहीं से रही और मेरा जो स्पोर्ट्स का कैरियर है वो वापस यहीं रहा। और आज भी मैं हरियाणा स्टेट की जो हमारी एसोसिएशन है उसका प्रेसिडेंट हूँ, और नेशनल फेडरेशन का तो आपको पता ही है कि जनरल सेक्रेटरी हूँ। बिल्कुल सर। तो मेरी कर्मभूमि आज भी, मतलब जो मेरा स्पोर्ट्स कैरियर बहुत लंबा है वो हरियाणा के अंदर है, लेकिन अभी कर्मभूमि तो पूरा हिंदुस्तान है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के कराटे को मुझे डेवलप करना है। तो अब तो सर आप हरियाणा में ही रहते होंगे ना? मैं हरियाणा बहादुरगढ़ में रहता हूँ। तो सर आपने किस किस स्टेट में आपने चैंपियनशिप खेली है इंडिया के अंदर? इंडिया में मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चैंपियनशिप खेली है, स्टेट लेवल पर खेली है, नेशनल लेवल पर खेली है, बहुत सारी ओपन चैंपियनशिप खेली है। AIKF जो नेशनल होती थी जी, मोस्टली उस टाइम बॉम्बे में होती थी, अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो हरियाणा स्टेट को मैंने रिप्रेजेंट किया, वहां पर अनेकों बार रिप्रेजेंट किया AIKF के अंदर। और AIKF में उस टाइम खेलते थे तो टीम फाइट भी खेलते थे, मैं काता भी खेलता था, और मैं काता और कुमीते दोनों का प्लेयर रहा हूँ। अच्छा। तो सर आपकी जो सबसे पहली फाइट की, आपने सबसे पहली वाली फाइट जो खेली थी अपनी लाइफ की, वो किस स्टेट में खेली थी और किस सन में खेली थी सर, और कौन सा मेडल आपका पड़ा था? मैंने फर्स्ट जो फाइट खेली थी वो 95 में खेली थी, और वो मेरी जोधपुर में थी। जोधपुर में एक यूनिवर्सिटी में चैंपियनशिप हुई थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैंपियनशिप थी, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। बस उसी गोल्ड मेडल ने आज यहाँ पर पहुंचा दिया, इस मुकाम पे पहुंचा दिया, है ना सर? जी। और सर आपने जो फाइट खेली है अदर इंडिया से, अदर कंट्री में, वो कहाँ खेले हैं सर आप? देखिए इंडिया से बाहर उस टाइम नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मलेशिया, इन कंट्रीज में हम लोग खेलने के लिए जाते थे। और जैसा आज का दौर है, जैसे अब वर्ल्ड कराटे फेडरेशन है, उसके बाद बहुत सारी प्रीमियर लीग है,
इस तरह की चैंपियनशिप उस टाइम कम होती थी। ये जो आज का दौर है, अब ये बहुत ही अच्छा दौर आ गया है, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बहुत सारे मिल गए हैं। उस टाइम कम होती थी चैंपियनशिप, तो उस टाइम हमने वो ओपन चैंपियनशिप खेली। और इसके बाद जब मैं एज ए रेफरी में बना, तो एज ए रेफरी मेरा इंटरनेशनल कैरियर बहुत लंबा रहा है। खेलने का जो मेरा कैरियर था इंटरनेशनल लेवल का, वो बहुत ही छोटा कैरियर रहा है, इंडिया के अंदर ही ज्यादातर खेली है। लेकिन एज ए रेफरी मैं आउट ऑफ इंडिया, मेरा इंटरनेशनल जो कैरियर है वो बहुत बड़ा रहा है। तो सर आप इतनी कंट्रियों में खेले हुए हैं, आपको कौन सी कंट्री आपको लगता है कि सबसे बेस्ट कंट्री है कराटे के बेस पे भी, और वहाँ की जो लोकेलिटी है उस बेस पे? देखिए जी, जो मैं अभी तक 55 कंट्रीज में गया हूँ। जी सर। तो 55 कंट्रीज के अंदर हम ये तो नहीं कह सकते कि कौन सा देश खराब है, कौन सा देश अच्छा है। सारे देश बहुत अच्छे हैं, सबका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। किसी देश के अंदर मतलब आपका जो अगर कराटे के वे में देखते हैं, तो कराटे में जो मुझे अभी तक सबसे अच्छा लगा वो जापान लगा। जापान में जब ओलंपिक गेम्स थे, उससे पहले एक उन्होंने प्रीमियर लीग रखी थी, और उसी के अंदर टेस्ट ट्रायल भी था ओलंपिक्स का। तो उस टेस्ट ट्रायल के अंदर मैं वहां पर था। वो प्रॉपरली बुडोकान जो स्टेडियम है, उसके अंदर हमारे आई कार्ड भी दिए गए, हमारी एंट्री कहाँ से होगी, एग्जिट कहाँ से होगा, कहाँ बैठना है, वो पूरा उसका भी टेस्ट ट्रायल था। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा जापानीज लोगों के साथ। और जापानीज लोग सच में इंसान भी बहुत अच्छे होते हैं। पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के बाद अगर सबसे अच्छे लोग हैं तो वो जापानीज लोग हैं। आई लव इंडियंस। हमारे हिंदुस्तान के लोगों का जो दिल है वो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। जी सर, आप इस मुकाम पर पहुंचे है ना, तो उसमें आपको संघर्ष भी करना पड़ा होगा। तो हम हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपको किस किस कठिनाइयों का सामना करते हुए आप इस मुकाम पे पहुंचे। कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आप इस समय जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आप किस तरीके से इस मुकाम पर पहुंचे, वो आप हमारे दर्शक को बताएंगे? देखिए जी, मुकाम तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे लिए कहाँ कठिनाई ज्यादा आई, लेकिन ये जरूर है कि मैंने जब से कराटे स्टार्ट किया और आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं है जब मैंने कराटे नहीं किया। जैसे मैं जब खेलता था तो मैं कंटिन्यू खेलता था, एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर, 365 डेज प्रैक्टिस करता था। होली, दिवाली, संडे, कोई छुट्टी नहीं, डेली प्रैक्टिस। जब मैं कोचिंग करता था, जब मैं सिखाता था कराटे, आज मैं नहीं सिखा पाता हूँ क्योंकि मेरी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, तो सिर्फ एक ही बैच लेता हूँ। लेकिन उस टाइम मेरा फुल टाइम सिखाने का जब दौर था, मैं स्कूल्स में भी कोचिंग करता था। उसके बाद मैं प्राइवेट जो मेरा क्लब था, डोजो था, उसके अंदर भी मैं ट्रेनिंग देता था। तो उस टाइम सिखाने में ये प्रॉब्लम आती थी कि बहुत सारे प्लेयर जिसको आप बहुत अच्छा सिखाते हो, और वो एक दिन छोड़ के आपको ऐसे आदमी को ज्वाइन करेंगे जो आपका एकदम डेड अगेंस्ट है। तो जो प्लेयर कल तक आपको बोलता था कि आप मेरे भगवान हैं, उसके लिए आज आप शैतान हो जाते हो। वो आपके लिए ऐसी ऐसी बातें बोलेगा, मतलब वो जो आपने आज तक जिसके लिए बहुत अच्छा काम किया है, उसको बहुत अच्छा दिल से सिखाया है। कभी कभी कुछ ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं जिसकी आप फीस नहीं लेते हो। बिल्कुल सर। कभी कभी ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जिसकी चैंपियनशिप में भी आप अपनी जेब से खर्च करते हो, और वो जब आपके बारे में गलत बोलेंगे तो आपको बहुत दुख होगा। तो आपको लगेगा कि शायद यही गुरु दक्षिणा मिलनी है तो मुझे नहीं सिखाना। मेरे साथ भी ऐसा दौर आया है। वो दौर मुझे लगता है मेरा सबसे मतलब दुख का या कठिनाई का दौर था। इसके बाद मैं वो कहते हैं ना सर, अपने जब धोखा देते हैं तो सबसे ज्यादा दुख तब होता है जिसे हम अपना समझते हैं। एकदम ऐसा है ना, जिसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार है, बाद में पता चला वो ही हमारी काट कर रहा है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब मेरे लिए क्या, शायद मुझे लगता है कि हर एक स्पोर्ट्समैन के बीच में या हर कोच का जो सबसे कठिनाई का दौर है वो बस यही होता है जिसके अंदर वो टूटता है। जी, आदमी पैसे से नहीं टूटता है, मेहनत से नहीं टूटता, लेकिन जब कोई अपना आदमी जिसको आप कामयाब करते हो और वो कल आपके अपोजिट खड़ा होता है और आपके बारे में ही कुछ इस तरह की बातें बोलेगा तो आपको बहुत दुख होगा। उस दिन आप इमोशनली मेंटली टूटते हैं। तो वो दौर भी मेरा आया। उसके बाद मैं एज ए रेफरी जब चला तो मैंने
नेशनल लेवल पर मैं रेफरी बना। उसके बाद जो हमारी नेशनल फेडरेशन है कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका मैं रेफरी कमीशन मेंबर बना। फिर मैं इसका टूर्नामेंट डायरेक्टर बना। फिर मेरा इंटरनेशनल दौर शुरू हुआ, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट टाइम हांगकांग में AKF जज काता और कुमीते दोनों का एग्जाम पास किया। और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए अलग अलग। कई एग्जाम्स ऐसे भी थे जिसमें मैं पास हुआ, किसी में फेल भी हुआ, AKF और WKF के अंदर। और चलते चलते मैं एक दिन A ग्रेड का जज बना मैं काता का, और रेफरी बना मैं कुमीते का। और उसके बाद मैं A ग्रेड का WKF का भी जज बना मैं। और बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंटों के अंदर मैंने रेफरीशिप की है। प्रीमियर लीग, K1, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, साउथ एशियन, कॉमनवेल्थ। तो वो जो दौर था वो सारा ठीक था। उसके बाद जब मेरा एक एडमिनिस्ट्रेशन का जब काम आया, जब मैं जनरल सेक्रेटरी बना, मैं अक्टूबर 2020 में 2020 में मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी जब बना, तो बनने के बाद वो मेरे लिए एकदम नई लाइन थी। तो मैंने सोचा कि जैसे मैं बहुत अच्छा कोच था, बहुत अच्छा प्लेयर था, बहुत अच्छा रेफरी था, अब मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत अच्छा बनूंगा। तो मैंने काम करना स्टार्ट किया। तब मुझे पता चला कि जो लोग आपके दोस्त आपको दिखाते हैं, दोस्त दोस्त बोलते हैं, और उसके बाद एक दिन पता चलता है कि वही दोस्त ना हो के दुश्मनों की तरह रिएक्ट करते हैं। तो फिर वो जो दौर था, एक बार फिर वही कठिनाई का दौर आया जो कोच और प्लेयर का था। उसके बाद ये आया, तो मुझे उन लोगों से भी फाइट करनी पड़ी, अपोजिशन से भी फाइट करनी पड़ी, कराटे को डेवलप कैसे किया जाए उसके लिए भी फाइट करनी पड़ी। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जहां कराटे नहीं है उसको इंक्लूड करना है, उसके लिए मेहनत की। तो वो जो मेरा 3 साल का ये जो सफर है 2020 से 2023 का, इसके बीच में बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे। और मैं ये कहना और आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने 30 साल में कराटे जो सीखे या सिखाए, और ये जो 3 साल में सीखा, वो एक्सपीरियंस सेम है। इस 3 साल में शायद मैंने उस 30 साल से ज्यादा सीखा। जी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने कराटे सीखने स्टार्ट करे थे, जिस समय आप कराटे सीख रहे थे, है ना, तो उस समय भी आपको क्या संघर्ष करना पड़ा था? कि जैसे देखो पैसे की प्रॉब्लम आ गई हो, देखो फीस तो जाती है कराटे में, तो ऐसी कोई समस्या आई हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं सर। देखिए, जिस तरह की परेशानी सभी कराटे खिलाड़ी में आती है, परमात्मा की दया से मेरे साथ नहीं आए, क्योंकि मैं शुरू से ही घर से ठीक ठाक रहा हूँ। और मेरे फादर, जैसा मैंने बताया कि एयरफोर्स में ऑफिसर थे, और फैमिली बैकग्राउंड मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और उसी की वजह से मैं अच्छा कराटे सीख पाया, सिखा पाया। और बहुत सारे इंटरनेशनल, जैसे इवन मैं 55 कंट्रीज में गया, तो वो सब मुझे फैमिली बैकग्राउंड में काफ़ी सपोर्ट मिला। तो उस तरह की समस्या मेरे साथ नहीं आई। इवन मैंने बहुत सारे प्लेयर्स की सपोर्ट भी की इसमें, तो वो उस तरह की समस्या ना पहले थी ना आज है। आज फेडरेशन को रन करने में भी मुझे बहुत सारा फैमिली से सपोर्ट लेना पड़ता है। फैमिली सपोर्ट मेरा अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जी सर। सर अगर मैं पूछूं कि रजनीश सर की, है ना, अब तक की सबसे फेवरेट मूवमेंट कौन सी है, तो वो क्या रहेगी? अब तक की सबसे फेवरेट, कि हाँ भाई ये मेरे लिए बेस्ट हुआ था, आप सरप्राइज हो गए हो, ऐसा कोई मूवमेंट? ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं मेरे साथ, लेकिन एक मोमेंट मैं जो हमेशा याद रखता हूँ कि मैं जब कराटे सिखाता था बहुत अच्छा, तो मेरे प्लेयर्स भी पूरी मेहनत करते थे। और जब फर्स्ट टाइम मेरा प्लेयर एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हुआ, क्योंकि और जब मुझे पता चला कि यस अब वो खेलने के लिए जाएगा, तो वो जो मोमेंट था वो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने देश के लिए कुछ किया है, और अगर हम देश के लिए मेडल निकाल लेते हैं तो वो मेरे लिए और भी ज्यादा प्राउड का मोमेंट होगा। और उसके बाद फिर जब जितनी बार भी मैं इंटरनेशनल अपने प्लेयर भेजता हूं और वो मेडल जब जीत के आते हैं और देश के लिए जब मेडल जीतते हैं, तो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट यही है। जी सर।
सर आप अपने परिवार के बारे में हमें बताएंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में हमारे फादर हैं और मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा जो है वो भी कराटे प्रैक्टिस करता है। ही इज़ इन 11th स्टैंडर्ड, अभी वो 11th क्लास में है। और मेरी जो बेटी है वो अभी यूनिवर्सिटी में है, अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है वो। उसका इंटरेस्ट कराटे में नहीं है, वो स्टडीज़ में है। बेटे का मेरा बहुत ही इंटरेस्ट है इसमें कराटे में, तो वो अच्छी प्रैक्टिस करता है। ही इज़ ए गुड प्लेयर। जी सर। मेरी वाइफ है वो हाउस वाइफ है। और एक मेरा लक्ष्मण जैसा भाई है सुनील, जो हमेशा एकदम जान देता है मेरे ऊपर। और दोनों भाई हम कहीं भी जाते हैं घूमने, लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं। एक पर्सनल सवाल पूछूं सर? हाँ जी। पर्सनल सवाल पूछूं एक? हाँ जी बिल्कुल पूछिए। आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? देखिए, हाँ। ये हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर शादियां ऐसी होती हैं जिसमें शादी के बाद लव होता है। अच्छा। मैं भी उन्हीं में एक हूँ। तो लव तो हुआ लेकिन वो शादी के बाद ही हुआ मेरा भी। अच्छा। अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है। तो सर कैसे, मतलब कुछ स्टोरी बताएंगे कि आप देखने गए होंगे है ना भाभी को, तो आपने किस तरीके से कुछ ऐसा कुछ मूवमेंट है जो फनी टाइप का हो, ऐसा शेयर कर सकते हो? अभी मैं क्या बताऊं, मैं तो एक शादी में गया हुआ था। अच्छा। और वहां मैं डांस कर रहा था। तो एक लड़की थी, वो भी डांस कर रही थी। तो डांस करते करते ही लड़की के घर वालों ने मुझे देख लिया, पता किया कि जी लड़का कहाँ से है। अच्छा। और थोड़े दिन बाद पता चला कि जी घर पे बात होगी, क्योंकि हम एक दोस्त की शादी थी। अच्छा। और उसके बाद मुझे भी एक दिन कहा कि आपको एक लड़की को देखने जाना, तो मैंने देखा तो सामने वही बैठी है। तो इससे फनी तो पता नहीं क्या होगा, वो तो लाइफ में बस फनी चल रहा है। चलो सर, कुल मिला के बढ़िया चल रहा है जो भी चल रहा है ना। हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। तो सर मेरे ना कुछ फनी क्वेश्चन है, ठीक है? जी। और सुना है मैंने, जो उसका सही से जवाब देता है ना उसकी सारी इच्छा पूरी होती है। लेकिन अगर आप सच देने पड़ेगा। लेकिन आपको सही देना पड़ेगा। बिल्कुल सही देंगे। तो सर स्टार्ट करें? जी। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप कुछ खाने वाली चीज खा रहे हैं और वो नीचे गिर गई। आपने दाएं देखा और बाएं देखा कि आपको कोई नहीं देख रहा, आपने उसे उठाया और साफ करा और उसे खा लिया। कभी ऐसा आपने करा है? हाँ ऐसा हुआ है यार। खाने के बाद मैं इधर-उधर देखता हूँ किसी ने देख तो नहीं लिया। कैसे हुआ सर, थोड़ा बताओगे हमें? हैं जी? कैसे हुआ था सर, थोड़ा बताइए आप। हाँ ऐसा हुआ कि एक बार मैं एक मेरे दोस्त के घर गया। उसने बोला कि यार लड्डू बनाए मम्मी ने, बड़े टेस्टी बनाए। और अब मैं गया, मैंने देखा उसको, तो उसने लड्डू, अब वो क्या था कि मेरे हाथ से गिर गया वो। अच्छा। हमारे यहाँ हरियाणा में गूंद के लड्डू होते हैं। तो वो हाथ में, तो उसमें जब घी ज्यादा डाल देते हैं ना, तो वो क्या होता है कभी कभी सॉफ्ट हो जाता है। तो जैसे ही वो गिरा, तो अब वो मेरे को देखे, मैं उधर से उसकी मम्मी को देखूं, अब मैं क्या बोलूं। मैंने चुपचाप उठा के खा लिया। मैंने देखा यार किसी ने देख तो नहीं लिया। बाद में मैंने उस दोस्त से पूछा कि देख तो नहीं, बोला भाई साहब देख तो मैंने लिया था। मतलब पकड़ में आ गए थे आप? हाँ। अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप इतनी मीटिंग अटेंड करते हैं, है ना? तो कभी ऐसा हुआ आप मीटिंग में गए हो और आपकी आंख लग गई हो, आप सो गए हो और मीटिंग खत्म हो गई हो, फिर आपको मतलब किसी ने पकड़ा नहीं हो कि आप सो रहे हैं, फिर आप उठ के खड़े हो, यार मैं तो सोता रह गया, मीटिंग खत्म हो गई। ऐसा हुआ है कभी? ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन एक छोटा सा किस्सा है बड़ा मजेदार। मैं यूएस ओपन चैंपियनशिप थी जी, तो ये थी वेगास में पेरिस होटल में थी यूएस ओपन में। तो यूएस ओपन में एक्चुअली यूएस क्या है कि वहाँ का टाइमिंग अपोजिट है। जब हमारे यहाँ दिन होती है तो वहाँ रात होती है, वहाँ रात है तो हमारे यहाँ दिन है। अच्छा।
तो जैसे ही मैं वहाँ चैंपियनशिप में था तो एज ए जज मैं फ्लैग पकड़ कर बैठा हुआ था और WKF का बैच लगा हुआ। अब मेरे दिमाग ने कहा कि अब वहाँ दिन है, लेकिन मेरा दिमाग बोलता है कि रात हो गई है, अच्छा। सो जाओ। तो मैं फ्लैग पकड़ के बैठा हुआ हूँ और मेरे को नींद आ गई। नींद आ गई तो जैसे ही मैंने फ्लैग दिया वापस बैठा तो एकदम ऐसा लगा, अरे ये क्या हो गया। फिर ध्यान से देखा, यार किसी ने देख तो नहीं लिया था। तो थोड़ी सी देर में फिर ऐसा ही हुआ, मतलब नींद इतनी ज्यादा आ रही थी कि मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो उस फाइट के बाद मैं उठ के गया ततामी मैनेजर को, अगर सर थोड़ा आई वांट टू गो आउटसाइड। बोले नो 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 नो, यू शिट गो बैक। मैं फिर जाके बैठ गया। दूसरी फाइट में फिर ऐसा ही हुआ मेरे साथ। उस फाइट में भी एक बार ऐसे लटका आया कि अरे यार ये क्या हुआ, किसी ने देख लिया होता तो क्या होता। तीसरी फाइट में मैं फिर उसके बाद सर आई वांट टू गो। तीसरी बार तो वहां निकला, ऊपर रूम था, रूम में जाके सो गया मैं। रूम में जाके सो गया। मैंने कहा यार मैं आधा घंटा सोता हूँ, तो मैं सोया था 2 बजे। पता चला कि मैं जब नीचे गया तो चैंपियनशिप खत्म हो गई। तो उसके बाद मैं नीचे गया तो चैंपियनशिप हो ही नहीं रही मेरे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो नेक्स्ट डे मैं अपने ततामी मैनेजर से मिला कि सर कल एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बोला ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब मैं मैटर जो है वो सुलझ गया वहां पे। हाँ, मैटर सुलझ गया, उलझ सकता था। और सर मेरा तीसरा लास्ट सवाल है ये फनी में कि आपने बचपन में स्कूल में या घर में ऐसी शैतानी करी हो कि आपकी पिटाई हुई हो, या तो स्कूल टीचर से या घर में पेरेंट्स से, ऐसा हुआ है कभी? यार बहुत बार पिटे हम तो, मतलब पिट के ही जो है ना मजबूत हुए हैं कराटे में। ऐसा कुछ ऐसी कोई शरारत हो जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो? कोई भी एक बचपन की याद हो, कोई भी ऐसी शरारत कि आपने ऐसा कर दिया हो तो उसमें काफी पिटाई लगी हो? एक बार मैं और मेरा छोटा भाई थे दोनों, तो हमारी एक दीवार होती थी। दीवार थी करीब 6 फुट से ऊंची होती थी। तो दीवार क्या होती थी, एक रूम था एक तरीके से। तो हमारे घर के सामने एक रोड था, तो हमारे घर में छोटे छोटे से ईंट के पत्थर अद्दे पड़े हुए, अद्दा बोलते हैं ना जिसको, आधी ईंट, थोड़ी सा उसका छोटा कॉर्नर, एक ईंट के 4-5 टुकड़े हो जाएं। तो हम दोनों ने क्या डिसाइड किया कि यहाँ से पत्थर मारेंगे, रोड के ऊपर जाके गिरेगा। अच्छा। तो देखते किस किस का जाता है। तो 1-2 बार तो चला गया। उसके बाद बोले अब की बार लगना चाहिए किसी को। तो अब कोई गाड़ी जाती है, उस गाड़ी में लगते, तो बोले हाँ तेरा निशाना ठीक है। तो एक फिर बोले नहीं यार अब ऐसा नहीं, कोई बाइक पे या स्कूटर पे आता उसके हेलमेट के सिर पे लगना चाहिए, ऐसा निशाना लगाओ। तो वो सच में एक के निशाना लग गया। तो अब ये पत्थर आया कहाँ से था, तो पता चला किसी ने यहाँ से जी बार बार पत्थर आ रहे हैं। दुकानदार जो थे उन्होंने बता दिया, तो उन्होंने हमारी बेल बजाई और घर वालों ने फिर हमारी दूसरी बेल बजाई। तो हम दोनों भाई आज भी उसको याद करते हैं, बड़े पिटे हुए। अच्छा। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो पिटने के तो इतने हैं कि अगर एक बुक लिखी जा सकती है। जी। सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कराटे के अंदर कोई आपको एक बदलाव करना है, तो आप क्या बदलाव करेंगे जिससे कि कराटे इतना हिट हो जाए कि लोगों को पसंद आए? ऐसा कोई भी एक चेंजिंग हो, या आप उसमें कोई नई चीज ऐड करना चाहते हो? मैं कराटे में बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, लेकिन सबसे मेन बदलाव की जरूरत यह है कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में पिछले बहुत सालों से जा रहे हैं, आज तक हमारा एक सिंगल मेडल नहीं आया, ना गोल्ड, ना सिल्वर, ना ब्रॉन्ज, एक सिंगल मेडल भी नहीं आया वर्ल्ड चैंपियनशिप में। हम एशियन गेम्स में एक छोटा सा कंट्री है नेपाल, हमारा पड़ोसी कंट्री है, वहां भी मेडल आ गया। हमारे मेडल एशियन गेम्स में भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं आ रहा? उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो अच्छा है, लेकिन जो और अच्छा होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेनिंग होती है वो हमारे प्लेयर्स को मिलनी चाहिए। वो बदलाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए मेरे से पहले जो इस चेयर पर लोग बैठे थे उन्होंने क्या किया कि वहां से बाहर के कोचों को बुलाया, लेकिन कितने दिन के लिए बुलाया? 15 दिन के लिए।
15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ, उसमें जो प्लेयर्स आए ट्रेनिंग करने के लिए वो हर स्टेट के सेलेक्टेड प्लेयर आए और उनसे भी फीस ले ली गई। 15 डेज का जो कैंप है 30,000, 25,000, 30,000 और उससे ज्यादा भी फीस रखी। अब वो लोग 15 डेज में क्या ट्रेनिंग करेंगे? हमारे को क्या करना चाहिए, 365 दिन के लिए एक कोच हायर करें हम। काता का कोच अगर जापान का अच्छा है तो उसको जापान से करें, ईरान का कोच कुमिते के लिए अच्छा है तो उसको ईरान से करें, और 365 डेज यहां पर वो इंडिया में रहे। जितने भी हर स्टेट के प्लेयर्स हैं, सेलेक्टेड प्लेयर, हर वेट में 2 प्लेयर, 3 प्लेयर, 5 प्लेयर, यानी कि हर स्टेट की टीम यहां पर वो रहे, उनको वो ट्रेनिंग दें। और वो जो प्लेयर्स आएंगे उनका रहना, खाना, पीना सब फेडरेशन करें, चाहे वो हम फेडरेशन की तरफ से कराएं, गवर्नमेंट की तरफ से कराएं, उसको स्पॉन्सर कराएं, लेकिन वो प्लेयर से पैसा ना लें। और जब वो 365 डेज यहाँ पर ट्रेनिंग चले, सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम, और जब ये बच्चे वहां पर जाएं और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेके आए और हमारे देश का नाम रोशन हो, ऐसा मेरा सोचना है। ये बदलाव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे युवा पीढ़ी के लिए जो कराटे सीख रहे हैं, उन्होंने कराटे में अब एडमिशन लिया है या वो अब सीख रहे हैं, कि ऐसा कुछ एडवाइस देंगे जिससे वो देश का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें? देखो जी, मेरा तो एक मैसेज सभी कराटे के खिलाड़ियों के लिए ये है कि आप राजनीति में ना पड़े, आप सिर्फ कराटे सीखने के ऊपर ध्यान दें और पूरा दिन रात मेहनत करें, अपनी डाइट पर फोकस करें, अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करें और नशे से दूर रहें। आजकल जो यंग जनरेशन है वो सिगरेट पीती है, बियर पीती है, विस्की पीती है और भी सी दूसरे भी नशे हैं जो करते हैं। आजकल सर वो हुक्का चल रहा है, वो पता नहीं क्या ट्रेंडिंग पे चल रहा है, लोगों को पता नहीं क्या भूत लगा हुआ, हुक्का बार में जा रहे हैं, वो धुआं सा उड़ा रहे हैं। इस नशे से बचें और सिर्फ ये सोचें कि अगर परमात्मा ने आपको इंसान बनाया है तो आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने शहर का करें, अपने देश का नाम रोशन करें और कुछ करके दिखाएं। पैदा हुए हैं तो कुछ करके दिखाएं। बस यही मैसेज मैं सबको देना चाहता हूँ। जी सर, आप हमारे चैनल पे आए, आपने इतनी सारी बातें करी, अपनी पर्सनल बात भी हमारे साथ शेयर करी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें और नए नए खिलाड़ी हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए आप आगे बढ़ाते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी कराटे के खिलाड़ियों को भी कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब भी कभी फेडरेशन की जरूरत होगी, फेडरेशन हमेशा आपके साथ रहेगी। और काल देशना चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और काल देशना के लिए बेस्ट विशेष करें, क्योंकि ये वो चैनल है जो स्पोर्ट्स को डेवलप करता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम। जय हिंद। सर।